हेलो फ्रेंड्स। आज हमें पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा लर्न करना है। और आपको मालूम है कि ये पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जहाँ तक किसी एग्जामिनेशन का सवाल है, पैसिव वॉइस में से कुछ न कुछ पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है वो बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए हमने इसको स्प्लिट किया है। और यहाँ ये जो पार्ट 1 है, इसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसके बारे में लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होता है, उसको ज्यादातर हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे आगे होता है, बाद में वर्ब होता है और बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फोकस किसको करते हैं, सब्जेक्ट को करते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, राइट, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं और सब्जेक्ट को सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसको हम इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। और एक्टिव वॉइस का मतलब अगर आप गुजराती या हिंदी में देखेंगे तो होता है कर्तरी वाक्य प्रयोग। और कर्तरी वाक्य प्रयोग का मतलब भी यही हुआ कि वहां हम कर्ता को इंपॉर्टेंस देते हैं, कर्ता से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। यहाँ हमने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट पीछे था उसको हमने कहाँ ले लिया, आगे ले लिया। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे लेते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप फोकस किसको देते हो, ऑब्जेक्ट को देते हो। तो जब भी सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट को फोकस करते हो, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हो या ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत करते हो, बाद में वर्ब और बाद में सब्जेक्ट, तो ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसको हम पैसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हम सब्जेक्ट को पैसिव बताते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव स्थान पे होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव स्थान पे होता है, इसलिए उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस का गुजराती या हिंदी आप ये भी कहते हो कर्मणी वाक्य प्रयोग। तो कर्मणी का मतलब ये हुआ कि जिसमें आप कर्म को इंपॉर्टेंस देते हो वो आपका कर्मणी वाक्य प्रयोग है या तो पैसिव वॉइस है। ठीक है। पैसिव को समझने से पहले हमें एक्टिव वॉइस ठीक से देख लेना चाहिए और खास करके सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वो ठीक से हमें मालूम होना चाहिए। आगे मैंने बता दिया कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं और उसको सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये जो एग्जांपल है, वहां एक ड्राइवर बस चलाता है। तो ये जो क्रिया होती है बस चलाने की, उसमें हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। तो अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है तो आपको वो से क्वेश्चन करना चाहिए, राइट। ये जो बस चलाने का काम होता है तो आप क्या कहेंगे कि कौन बस चलाता है, हु इज ड्राइविंग द बस। तो आंसर में क्या मिलेगा, अ ड्राइवर इज ड्राइविंग द बस। तो जब भी आप वो से क्वेश्चन करते हो तो आंसर में जो मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो आपको व्हाट से क्वेश्चन करना चाहिए कि ये जो ड्राइवर चलाता है तो वो क्या चलाता है, राइट। तो व्हाट इज द ड्राइवर ड्राइविंग। तो आंसर में क्या मिलेगा, अ बस, अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ बस, राइट। तो बस है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ठीक से आपको यही देखना है कि किसी भी सेंटेंस में वो क्वेश्चन करने से सब्जेक्ट मिलेगा और व्हाट क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब देखिए कि आपको इंपॉर्टेंस किसको देना है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर इस सेंटेंस में हमें एक्टिव स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें ड्राइवर को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, राइट, क्योंकि एक्टिव स्ट्रक्चर में हम ड्राइवर को फोकस करते हैं, मतलब सब्जेक्ट को फोकस करते हैं। तो ड्राइवर इज ड्राइविंग अ बस, राइट। सबसे पहले हमने मतलब ड्राइवर मतलब सब्जेक्ट को लिखा है, बाद में हमने वर्ब को लिखा है और बाद में हमने ऑब्जेक्ट को लिखा है। और एक ये भी देखिए कि इस चैप्टर में ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, क्रिया का करने वाला होता है, उसको डूअर ऑफ द एक्शन भी कहते हैं। और ये जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसको इस चैप्टर में हम एजेंट भी कहेंगे। तो कहीं भी अगर एजेंट ऐसा कुछ लिखा है तो वो आपको सब्जेक्ट समझना है। और ये भी ठीक से देख लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है, हाँ, उसको आप रिसीवर भी कह सकते हो, राइट, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो कहीं भी अगर रिसीवर ऐसा अगर मैं कहता हूं तो आपको ये ऑब्जेक्ट समझना है। एक्टिव वॉइस का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ तक हमने ये देख लिया कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं और उसको सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम उसको एक्टिव पोजीशन पे बताते हैं। इस एग्जांपल देखिए। ये जो एग्जांपल है, वहाँ एक छोटा लड़का है, वो एक ब्लाइंड मैन को
रास्ता क्रॉस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ जो क्रिया होती है, काम होती है, वो हेल्प करने की होती है। और ये काम करने वाला कौन है? ये लड़का है। ठीक है, तो ये जो लड़का है वो है डूअर ऑफ द एक्शन। तो वो क्वेश्चन करने से हु इज हेल्पिंग, कौन हेल्प करता है, तो आंसर में क्या मिलेगा? अ बॉय इज हेल्पिंग। तो बॉय है वो इस एग्जाम्पल में हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, तो ये बॉय अगर डूअर ऑफ द एक्शन है तो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन बनेगा? ये जो ब्लाइंड मैन है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन बनेगा। और ये जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमारा रिसीवर कौन बनेगा? अ ब्लाइंड मैन, राइट। तो ये जो लड़का हेल्प करता है तो किसको हेल्प करता है? किसको? किसको मतलब इंग्लिश में वुम, वुम। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगले एग्जांपल में व्हाट क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट मिला था, वैसे ही इस एग्जांपल में वुम क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का दो तरीका है, ठीक से याद रखिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का दो तरीका है। या तो आप व्हाट से क्वेश्चन करो तो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, या तो वूम से क्वेश्चन करो तो भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो वूम इज द बॉय हेल्पिंग, ये लड़का किसको हेल्प करता है? तो आंसर मिलेगा अ ब्लाइंड मैन। तो यहाँ इस एग्जांपल में ये बॉय है वो सब्जेक्ट है, और ये जो ब्लाइंड मैन है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, मतलब ऑब्जेक्ट है। तो इसका सेंटेंस अगर आप ऐसे लिखते हो कि हमें ये तय करना है कि यहाँ हमें बॉय को इम्पोर्टेंस देना है या ब्लाइंड मैन को इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, तो अगर ये जो बॉय को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अ बॉय इज हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन, एक लड़का एक ब्लाइंड मैन को हेल्प कर रहा है। ये सेंटेंस भी मैंने कंटिन्यूअस टेंस का लिया है। तो अ बॉय है वो सब्जेक्ट है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, उसको हम एजेंट भी कहेंगे। इज हेल्पिंग वो हमारा वर्ब है, वो बीच में है। और अ ब्लाइंड मैन है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये एग्जांपल एक एक्टिव वॉइस का एक और एग्जांपल है। हम इस वक्त एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो मैं एक दो और एग्जांपल लेना चाहूंगा। सपोज एक एग्जांपल देखिए कि इंग्लैंड हैज वॉन द वर्ल्ड कप। मतलब मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करता हूं, तो लास्ट में जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो इट वाज वन बाय इंग्लैंड। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि इंग्लैंड हैज वॉन द वर्ल्ड कप, तो ये जीतने का काम हुआ, राइट। ये काम किसने किया? इंग्लैंड ने किया। तो इंग्लैंड है वो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब हमारा एजेंट है, और उसको हमने आगे लिखा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा कैसा है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एक और एग्जांपल है कि द कैट ड्रिंक्स मिल्क। द कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो कैट है वो सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब है, और मिल्क है वो ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस की शुरुआत हमने किससे की है? सब्जेक्ट से की है, मतलब एजेंट से की है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ तक ये तय हो गया कि जिस भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो वो सभी सेंटेंस हमारे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्टिव वॉइस का प्रयोग हम ज्यादातर कहाँ करते हैं वो मुझे बताना है। तो आप देख सकते हो कि एक्टिव वॉइस इज यूज्ड मोर इन स्पीकिंग या तो कन्वर्सेशन। ज्यादातर हमारी जो बातचीत होती है वो एक्टिव वॉइस में ही होती है, क्योंकि मैंने आगे बताया आपको कि हम एक्टिव वॉइस से यूज टू हो गए हैं। जब भी हम कोई बात कहना चाहते हैं इंग्लिश में तो हम डायरेक्टली सब्जेक्ट से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी सेंटेंस हम सब्जेक्ट से बोलना स्टार्ट कर देते हैं वो सभी एक्टिव वॉइस होता है। और ये जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो इजी होता है, हम सबके लिए इजी है, इसलिए ज्यादातर लोग इसको प्रीफर करते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें एक लड़का एक लड़की से बात करता है। तो इस लड़के ने इस लड़की को पूछा कि भाई हैव यू एवर विजिटेड केएफसी, आपने कभी केएफसी को विजिट किया है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ काम कौन सा हुआ? विजिट का। सब्जेक्ट कौन है? यू है। ऑब्जेक्ट कौन है? केएफसी। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के आगे है, मतलब सब्जेक्ट को फोकस किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस का है। तो फिर इस लड़की ने कहा कि नो आई डोंट लाइक नॉन वेज। नो, मैं नॉन वेज प्रीफर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जो केएफसी है उसमें ज्यादातर नॉन वेज ही मिलता है। तो इस लड़के ने कहा कि नो आई डोंट लाइक नॉन वेज। तो उसने जो आंसर दिया वहां भी उसने फोकस किसको किया? आई को। तो आई तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से शुरुआत हुई, तो ये सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस का हो गया। फिर उसने बताया कि आई ईट वेज फूड्स, आई ईट वेज फूड्स। तो यहाँ भी जो काम होता है ईट का,
वो कौन करता है? आई, मतलब शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल में देख सकते हो कि हम सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं, इसलिए ज्यादातर डायलॉग्स में, स्पीकिंग में एक्टिव वॉइस का ही प्रयोग ज्यादा होता है। अब हम सीखते हैं पैसिव वॉइस कि व्हाट इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? वैसे तो ओवरव्यू में मैंने आपको बता दिया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वी फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, एंड इट इज रिटन या तो स्पोकन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब भी आप ऑब्जेक्ट को सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हो या तो शुरुआत में बोलते हो, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो वापस देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। एक्टिव वॉइस में हमने देखा था कि सब्जेक्ट से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वो हमारा स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट पीछे होता है उसको हम कहाँ लेके आते हैं? आगे लेके आते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आगे आ जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है तो ये जो सब्जेक्ट है सेंटेंस की शुरुआत में वो कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वहां पे सब्जेक्ट चला जाएगा। तो वेरी सिंपल, जब आपको एक्टिव में से पैसिव वॉइस में जाना है, किसी भी सेंटेंस को चेंज करना है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ आगे सब्जेक्ट के स्थान पे लेना है, और ये जो आगे सब्जेक्ट है उसको पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाना है। और इतना करने के बाद एक और काम हमें करना पड़ता है जो कि वर्ब के हिसाब से होता है। तो यहाँ देखिए कि मैंने लिखा है कि ये जो मेन वर्ब होता है सेंटेंस में, वो मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, राइट। किसी भी सेंटेंस को अगर आप एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, तो ये जो मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना पड़ता है, जिसको हम V3 भी कहते हैं, राइट। ये पैसिव वॉइस का रूल है। तो किसी भी सेंटेंस में, राइट, किसी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमें वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल करना है, जिसको हम V3 कहते हैं। और एक और भी काम करना पड़ता है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो अकेला नहीं होगा, इसके आगे इसके आगे आपको टू बी का कोई ना कोई फॉर्म यूज करना पड़ेगा। और ये इसलिए करना पड़ता है कि हमें टेंस को मेंटेन करना है। ठीक है, सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस करते हो, लेकिन टेंस आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो टेंस के रूल को फॉलो करने के लिए हमें टू बी का कोई ना कोई फॉर्म यूज करना पड़ता है, राइट। तो बी मतलब फॉर्म्स ऑफ टू बी अकॉर्डिंग टू द टेंस। ऐसा नहीं कि सभी सेंटेंस में बी यूज करना है, टेंस के हिसाब से बी यूज करना है। मतलब कोई कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो बी का आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा। अगर कोई परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन यूज करना होगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, राइट। फिलहाल हमें यही यहाँ देखना है कि पैसिव वॉइस क्या है। लेकिन याद रखिए कि ये जो वर्ब है उसमें भी आपको इस तरीके से चेंजेस करना होता है। और एक और बात कि जब आप पैसिव करते हो तो ये सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो सिर्फ पीछे चला जाता है इसका मतलब वो पैसिव नहीं हो जाता। किसी भी सब्जेक्ट को पैसिव बताने के लिए उसके आगे एक बाय नाम का प्रेपोजिशन लगाना होता है। ठीक है, तो ये भी खास आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है और उसके आगे बाय लगाना है। सो आई एम गोइंग टू रिपीट। जब आप एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लेना है, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है, उसके आगे बाय लगाना है, ये जो मेन वर्ब होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल करना है, और पास्ट पार्टिसिपल के आगे टेंस के अकॉर्डिंग टू बी का कोई ना कोई फॉर्म आपको यूज करना होगा। तो ऐसे अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसको हम पैसिव स्ट्रक्चर कहते हैं। अभी देखिए हमारे जो एग्जाम्पल्स थे उसको अभी हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एग्जाम्पल हमारा ये था सबसे पहले कि ड्राइवर इज ड्राइविंग अ बस। तो इस सेंटेंस में हमने ड्राइवर को इंपॉर्टेंस दिया है, मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अभी इस सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा मतलब बस, उसको हमें सबसे आगे लेना है। ठीक है, फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस करते हो तो हेल्पिंग वर्ब को कुछ चेंज नहीं करना है। फिर ये जो मेन वर्ब आपका है ड्राइविंग, तो पैसिव वॉइस के रूल के हिसाब से ये जो ड्राइविंग है उसका हमें पास्ट पार्टिसिपल करना है। तो ड्राइविंग का हो जाएगा ड्राइवन,
पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम V3 कहते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है कि एमिजार के साथ आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो ये जो आईएनजी फॉर्म था उसका तो आपने V3 फॉर्म कर दिया, तो फिर हम आईएनजी फॉर्म किसका लगाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी सेंटेंस में जब भी आप पैसिव वॉइस करते हो तो टू बी का कोई ना कोई फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा, और ये जो टू बी का फॉर्म है वो टेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो यहाँ ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए टू बी का आईएनजी फॉर्म हमने यूज किया है। ठीक है, तो सेंटेंस ऐसे होता है, अ बस इज बीइंग ड्राइवन बाय अ ड्राइवर, राइट। तो ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सेंटेंस में जब भी आप पैसिव वॉइस करते हो तो टू बी का कोई ना कोई फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज करना होगा, इसके बिना आपका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि ऑब्जेक्ट सबसे आगे, बाद में वर्ब है और बाद में सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और उसको हमने बाय लगा दिया है। और ये जो हमारा एग्जाम्पल है वहां आप देखिए कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि द ड्राइवर इज इम्पोर्टेंट, राइट। ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वहां हमने किसको इम्पोर्टेंस दिया है? ड्राइवर को इम्पोर्टेंस दिया है। ठीक है, और ये जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है वहां हमने किसको इम्पोर्टेंस दिया है? बस को, मतलब ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया है, राइट। सो इन पैसिव वॉइस द बस मतलब ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंस। अगर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है तो वो एक्टिव वॉइस है, अगर ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है तो वो पैसिव वॉइस है। हमारा जो दूसरा सेंटेंस है उसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करके देखते हैं। तो हमारा एक दूसरा सेंटेंस ये था कि अ बॉय इज हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन, एक लड़का ब्लाइंड मैन को हेल्प करता है। यहाँ बॉय है वो सब्जेक्ट है और ब्लाइंड मैन है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को सेंटेंस में आगे लिखा है, इसके लिए इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अभी इस सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, राइट, मतलब ऑब्जेक्ट है उसको हमने आगे लिया अ ब्लाइंड मैन, राइट। ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इज, वो एज इट इज हमने रखा है। और अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का अगर पैसिव वॉइस करना है तो टेंस के अकॉर्डिंग हमें बी का आईएनजी फॉर्म यूज करना होता है। तो हमने यहाँ ऐड किया बीइंग, राइट। और पैसिव वॉइस के रूल के हिसाब से ये जो मेन वर्ब होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो हेल्पिंग का मैंने कर दिया है हेल्प्ड। अ ब्लाइंड मैन इज बीइंग हेल्प्ड, और ये सब्जेक्ट पीछे चला जाता है और उसको बाय लगाते हैं तो बाय अ बॉय। अ ब्लाइंड मैन इज बीइंग हेल्प्ड बाय अ बॉय, तो ये हो गया उसका पैसिव वॉइस। तो यहाँ भी ठीक से आपको देखना है कि ये कंटिन्यूअस टेंस था, इसलिए हमने बी का आईएनजी फॉर्म लगाया है। और ये जो एग्जाम्पल है इसमें आप देख सकते हो कि इन एक्टिव वॉइस द बॉय इज इम्पोर्टेंट। जब हमने इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखा था तो हमने सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया था, लेकिन इन पैसिव वॉइस द ब्लाइंड मैन इज इम्पोर्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। तो जब हमने पैसिव वॉइस किया तो हमने इम्पोर्टेंस दिया है अ ब्लाइंड मैन को, जो कि रिसीवर ऑफ द एक्शन है। पैसिव वॉइस को समझने के लिए हम एक दो और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। तो आगे हमारा जो एग्जाम्पल्स था कि इंग्लैंड हैज वॉन द वर्ल्ड कप, तो ये जो सेंटेंस है वो अभी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और यहाँ आप देख सकते हो कि हमने सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत की है। इंग्लैंड है वो सब्जेक्ट है, हैज वॉन वो वर्ब है, ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अभी इस सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस करना है तो देखिए, पैसिव वॉइस में वैसे कि हमने अभी लर्न किया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेना है, तो द वर्ल्ड कप को हमने आगे लिया। फिर ये परफेक्ट टेंस है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो वो हम एज इट इज यूज करते हैं। और क्योंकि ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो हमें बी का पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। ठीक से याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर वो परफेक्ट टेंस है और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो बी का पास्ट पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा, बिन। ठीक है, तो हमने बीन को यहाँ यूज किया है। और मेन वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल करते हैं तो वॉन का पास्ट पार्टिसिपल वॉन ही होता है। और सब्जेक्ट को हमने पीछे लिखा और बाय के साथ, तो बाय इंग्लैंड। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस ऐसे हो गया, द वर्ल्ड कप हैज बीन वॉन बाय इंग्लैंड। द वर्ल्ड कप हैज बीन वॉन बाय इंग्लैंड। ठीक है, एक और एग्जांपल हमारा था द कैट ड्रिंक्स मिल्क। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कैट हमारा सब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब है और मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को हमें आगे लेना है, मतलब मिल्क यहाँ आगे आ जाएगा।
सिंपल प्रेजेंट टेंस में वैसे कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, ठीक है, लेकिन टू बी का फॉर्म तो हमें यूज करना ही होगा। जैसे ये परफेक्ट टेंस है तो हमने टू बी का पास्ट पार्टिसिपल यूज किया है, तो ये सिंपल टेंस है तो यहाँ टू बी का बेस फॉर्म आ जाएगा। तो टू बी का प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वो एम इजर होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब भी आप पैसिव वॉइस करते हो तो टू बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है मतलब एम इज आर, उसमें से कुछ ना कुछ आपको यूज करना होगा। तो यहाँ मिल्क के साथ हम यूज करेंगे इज, जो कि टू बी का प्रेजेंट फॉर्म है। फिर पैसिव के हिसाब से ड्रिंक का पास्ट पार्टिसिपल ड्रंक, ठीक है, और कैट को हम पीछे लेके जाएंगे और बाय लगाएंगे, तो सेंटेंस ऐसे होगा, मिल्क इज ड्रंक बाय द कैट। मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस था तो हमने बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन यूज किया है। ये सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो हमने बी का प्रेजेंट फॉर्म यूज किया है इज, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, और उसका स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। और हमने ये भी देखा कि एक्टिव का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो मैंने आगे बताया आपको कि भी ज्यादातर हम जो बातें करते हैं, स्पीकिंग हमारा होता है, जो कन्वर्सेशन होती है, वहाँ ज्यादातर हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस हमारे लिए बहुत ईजी होता है। ये जो पैसिव वॉइस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम स्पीकिंग में ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस का प्रयोग ज्यादातर हाई लेवल का जो इंग्लिश होता है उसमें होता है। हाई लेवल का इंग्लिश मतलब जो न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश होता है, मैगजीन में होता है, किसी टेक्स्ट बुक में होता है, तो वहाँ आपको पैसिव वॉइस ज्यादा दिखाई देगा। तो मैं एक दो एग्जांपल की मदद से आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो एक मैंने एग्जांपल लिया है वो एक न्यूज़पेपर का न्यूज़ है, उसका एक कटिंग है। तो इस न्यूज़ में आप देख सकते हो कि ये पैसिव वॉइस का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि सो फार ओवर 4 लाख सैंपल्स हैव बीन टेस्टेड। ये कोरोना वायरस के जो सैंपल्स है, कोरोना के सैंपल्स है, उसके टेस्टिंग की बात है, राइट। तो आजकल न्यूज़पेपर में ये जो न्यूज़ आते हैं उसमें से एक ये न्यूज़ है। तो सैंपल को टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो क्रिया किसकी होती है, टेस्टिंग की, राइट। तो किसको टेस्ट करना है, सैंपल्स को, राइट। तो व्हाट क्वेश्चन करने से क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। ये सैंपल से वो तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मतलब इस न्यूज में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है, राइट, कि भी क्या टेस्ट होता है, तो मतलब सैंपल टेस्ट होते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव का है, ठीक है। और फिर ये जो वर्ब है वो परफेक्ट टेंस है, तो देख सकते हो कि ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और ये परफेक्ट टेंस है तो अभी हमने लर्न किया कि बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन यहाँ पे यूज हुआ है, और मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल टेस्टेड, ठीक है। तो हैव बीन टेस्टेड। तो ये आप ठीक से देखिए कि इस न्यूज में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसलिए ये पैसिव स्ट्रक्चर है। और इसमें देखिए कि ये जो टेस्टिंग का काम है वो किसने किया, राइट, वो टेस्टेड। तो ये तो कोई है ही नहीं इसमें, मतलब द सब्जेक्ट इज एब्सेंट। इस न्यूज में ये जो क्रिया करने वाला है वो एब्सेंट है। या तो हम समझ लेते हैं वो अंडरस्टूड है कि भी जो डॉक्टर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, लेबोरेटरी के लोग होते हैं, वो सब टेस्टिंग करते हैं, right? तो वो अंडरस्टूड होता है। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है या तो एब्सेंट होता है, तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, और ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं इसलिए सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। तो ज्यादातर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है उसमें पैसिव वॉइस का यूज हम देखते हैं। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ये भी एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। ओवर 100 people arrested, nothing communal in this, says Uddhav Thackeray on पालघर इंसिडेंट। रिसेंटली जो पालघर में एक इंसिडेंट हुआ था, दो तीन साधु लोगों को मार दिया गया था, तो उसका ये न्यूज है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि क्रिया कौन सी होती है, अरेस्टेड, अरेस्ट करने का काम हुआ, राइट। किसको अरेस्ट किया गया, 100 पीपल को, क्योंकि उन लोगों ने दंगा किया था, उन लोगों ने साधुओं को मारा था, ठीक है। तो किसको, वूम, वूम क्वेश्चन करने से क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। तो ये जो पीपल है, 100 पीपल है, वो ऑब्जेक्ट है, राइट। अरेस्ट का काम इसने नहीं किया, अरेस्ट का काम तो पुलिस ने किया है, तो हमारा सब्जेक्ट तो पुलिस है। लेकिन इस न्यूज में सब्जेक्ट एब्सेंट है। तो जब भी सब्जेक्ट एब्सेंट होता है, वो अंडरस्टूड होता है, तो हम इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, ऑब्जेक्ट को।
तो यहाँ इस न्यूज में भी ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया गया है, इसलिए ये न्यूज भी पैसिव वॉइस में लिखा गया है। Who arrested? The subject is understood. हमको मालूम है कि अरेस्ट का काम तो पुलिस करते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में इसको कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो ये न्यूज भी पैसिव वॉइस का न्यूज है। और ये दोनों न्यूज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में से लिया है, मैं आपको बता दूं। यहाँ तक हमने देखा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव का यूज कहाँ होता है, पैसिव का यूज कहाँ होता है, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बहुत जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।